चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डाइमराइजेशन वाला सारा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जिस टॉपिक का नाम क्या था, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन, या इसको हम लोग क्या भी बोलते थे, बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था डाइमर के बारे में। किसके बारे में बताया गया था? डाइमर के बारे में। तो जो हमारा डाइमराइजेशन होता है दो तरीका से होता है, या तो किसके किसके थ्रू होता है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का वजह से होता है, या तो हमारा क्या होता है बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का वजह से डाइमर का फॉर्मेशन होगा, या वैकेंट ऑर्बिटल का वजह से डाइमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग से जब डाइमर बनता है तो बताइए उसको क्या बोला जाता है? उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि आपको मालूम भी होगा, जैसे मान लो लिखा है C2H6 लिखा है और B2H6 लिखा है। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, डाइमर किसको बोलते हैं? किसी का आप होल ट्वाइस के फॉर्म में लिख दीजिए तो उसको बोलते हैं डाइमर। तो ये C2H6 है तो आप इसको CH3 का होल ट्वाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? और यहाँ में B2H6 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? BH3 का होल ट्वाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए, कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो आपने तो 3 बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वजह से क्या कर लेगा? डाइमराइज होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए आप लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था CH3 और CH3, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये डाइमराइज होकर क्या बनाता था? C2H6। और यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और सेंटर कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और BH3 में आप देखेंगे तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3। और ये 3 बॉन्ड बनाया है। क्या इसके ये डाइमर बना रहा है, क्योंकि BH3 का होल ट्वाइस के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये डाइमर बनाएगा, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या इस्तेमाल करेगा? अपना वैकेंट ऑर्बिटल। तो या तो डाइमराइजेशन वैकेंट ऑर्बिटल के थ्रू होती है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का वजह से होता है। तो जब हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से होता है तो वो बॉन्ड जो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और वहां में कौन से? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो वैकेंट ऑर्बिटल का थ्रू डाइमराइजेशन होता है उसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। और जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो उसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। जब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोला जाता है? बनाना बॉन्ड। क्या होता है? बनाना बॉन्ड। और इसको क्या बोला जाता है? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सारी चीजें आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने ही होते हैं, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना ही होगा? 2। और यहाँ में भी नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, यहाँ में कैसे पता चलेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ साइड एटम है, साइड एटम के पास या तो हाइड्रोजन है या तो एल्काइल ग्रुप है, तो समझ लेना वहां में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ में सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ साइड एटम और जिसके पास हेलोजन है, क्लोरीन है, तो समझ लेना 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अगर फिर मैं आपको एक बात बताया था यहाँ में, अगर आपको याद होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, यहाँ में देख लीजिए। अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम, या तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, अगर सेंट्रल एटम अपना एक वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है, और या तो सेंट्रल एटम हमारा 2 वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा, तो जब सेंट्रल एटम एक वैकेंट ऑर्बिटल यूज करता है तो क्या बनाता है? डाइमर। क्या बनाएगा? डाइमर। जब सेंट्रल एटम 2 वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा तो क्या बनाएगा? पॉलीमर। क्या बनाएगा? तो अगर ये वन वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन एक यूनिट से बढ़ाना है। हाइब्रिडाइजेशन कितना से? क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका +1 यूनिट से क्या करना है? इंक्रीज करना है। और बताओ, +1 यूनिट से इंक्रीज करना है और ये पॉलीमर बनाएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा +2 यूनिट से इंक्रीज करेंगे। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या आप लोग?
क्या ये सारी बातें हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया था किसकी स्ट्रक्चर बताई गई थी, B2H6 की। क्या समझ पा रहे हैं ना, डाइबोरेन का पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं B2H6 में, ठीक है, तो B2H6 का स्ट्रक्चर आपको ऐसे बताया गया था। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते थे, टर्मिनल हाइड्रोजन, क्या बोलते थे। और ये कौन सा हाइड्रोजन था, ब्रिज वाला हाइड्रोजन, और ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा बताओ, यहाँ में जो बॉन्ड बना है, अच्छा यहाँ में जो बॉन्ड बना है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है। क्या यहाँ में जो बॉन्ड बना है वो कितना इलेक्ट्रॉन से भाई, एक इलेक्ट्रॉन से। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो दो रिएक्शन आपको पढ़ना होता है डाइबोरेन के साथ में, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं। और आपको मालूम था कि यहाँ में जो मैक्सिमम जो एटम होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं बोला था ना, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते थे, तो आपका आंसर था 6 आ सकते थे। 4 टर्मिनल वाला हाइड्रोजन और 2 बोरॉन वाला हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखना। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 2 बोरॉन, मैक्सिमम एटम कितना, 6। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा, बताइए क्या 2 बोरॉन और ब्रिज वाला हाइड्रोजन, क्या समझ पा रहे हैं ना, क्या भी ये भी एक प्लेन में होते हैं। हाँ बिल्कुल भी एक प्लेन में होते हैं, लेकिन उस प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना हो जाता, 4। भाई प्लेन तो इनफाइनाइट होता है ना, अगर ये प्लेन है इसको ऐसे कट करेंगे तभी प्लेन होगा, ऐसे कट करेंगे तभी प्लेन होगा, ऐसे कट करेंगे तभी भी प्लेन तो इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 बोरॉन और ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन, समझ पा रहे हैं ना, इसको ऐसे कट करो ताकि ये चारों क्या क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, लेकिन उस प्लेन में मैक्सिमम एटम कितना ही होता है, 4। लेकिन अगर हम ये प्लेन की बात करेंगे, 2 बोरॉन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन भी प्लेन में होते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम एटम कितना आ गया, 6। 2 बोरॉन और 2 ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ये भी किसमें होते हैं, प्लेन में होते हैं, लेकिन उसमें एटम कितने होते हैं, 4। तो अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, जिसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन वाला हमारा प्लेन में होता है। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अच्छा आप देखिए, जब भी हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, ये सब कहानी बता दी गई थी। बताओ मॉलिक्यूल प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, बताइए इस एंगल को अल्फा बोलते थे, इस एंगल को बीटा बोलते हैं, अल्फा ज्यादा होगा, बीटा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा। ये ब्रिज का, ये बॉन्ड लेंथ ब्रिज वाला हाइड्रोजन और ये बोरोन का बीच का बॉन्ड लेंथ, और ये टर्मिनल और बोरोन का बीच का बॉन्ड लेंथ में किसका ज्यादा होता है, ब्रिज वाला बॉन्ड लेंथ हमेशा टर्मिनल वाला से ज्यादा होता है। ये सारी बातें हो गई थी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी को रिप्लेस करना, एक को हटाना दूसरा को ऐड करना, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। हाँ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ में हम लोग इनऑर्गेनिक में डाइबोरेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करना है। तो अगर आपसे बोला जाए, ध्यान देना, कौन सा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये कौन सा हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये कौन सा हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन। तो किसका सब्स्टिट्यूशन आसान है, तो ध्यान देना, टर्मिनल हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन आसान है, क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही बोरॉन के साथ में है, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 बोरॉन। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 2 बोरॉन के इन्फ्लुएंस में है, मतलब 2 न्यूक्लियाई से ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो किसको हटाना आसान है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना आसान है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में, किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो बोर्ड पे ध्यान देना, अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ में कराएंगे तो क्या होगा। अगर मान लो हमने डाइबोरेन की रिएक्शन, अभी कॉपी में ना कहानी लिखाया जाएगा, तो अगर मैं बात करूं B2H6 है, अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ में कराएंगे, किसके साथ में, सॉरी CH3Cl के साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो मान लो यहाँ में एक बार क्या होगा, Cl CH3, ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर 1 मोल होगा तो क्या यहाँ से HCl निकल जाएगा, CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से एक टर्मिनल हाइड्रोजन से HCl निकल जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। तो कितनी बार रिएक्शन हो सकती है, 4। मतलब अगर हम डाइबोरेन की रिएक्शन 4 मोल एल्काइल हैलाइड से, 4 मोल एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा बताइए, क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा B2H2CH3 का 4 + 4 HCl होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार HCl यहाँ से निकलेगा, एक बार HCl यहाँ से निकलेगा, एक बार HCl यहाँ से निकलेगा, तो 4 HCl तो निकल जाएगा, और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन का जगह में क्या आ जाएगा, 4 एल्काइल ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, ये जो दो हाइड्रोजन नहीं हटाए वो कौन सा वाला हाइड्रोजन है? ब्रिज वाला हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रिज वाला हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसको दो बोरॉन पकड़ के रखा है, ठीक है। तो अगर मान लो इसको हम स्ट्रक्चर बनाएं, क्या यहाँ में CH3 हो गया? क्या यहाँ में बताओ अभी भी बॉन्ड क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये भी कौन सा बॉन्ड है बताओ? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं है? क्या एल्काइल ग्रुप को लगाने से भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या चेंज हो गया? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मैं बोला था कि जब साइड एटम हमारा या तो हाइड्रोजन हो या तो एल्काइल ग्रुप हो, हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है कि नहीं? मान लो भाई ये भी क्या, ये मॉलिक्यूल बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। क्या ये जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है? क्योंकि भाई ये जो बॉन्ड बना है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है? एक एक इलेक्ट्रॉन से। बताओ ये मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। क्या ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? तो आपका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो बताओ CH3 को भी लगाने से ये मॉलिक्यूल कैसा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो क्यों रिएक्शन कराया जाए, ये एक बात आ सकती है। तो ध्यान देना, H के रिस्पेक्ट में जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल का होल लगता है +I। क्या लगता है? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CD3CH3। बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ में ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बढ़ाएगा। समझ पा रहे ना? इसलिए ये रिएक्शन हो पाता है। यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा कौन? 4 एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट लगता है? +I। हाइड्रोजन का तो क्या होता है? 0। इसके इंडक्टिव इफेक्ट को क्या माना जाता है? 0। इसके कंपेयर में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वहां में लगता है +I इफेक्ट, जिसका वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसलिए डाइवोरेन क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक लाइन लिखेंगे। अच्छा, कौन सा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराना है? टर्मिनल या ब्रिज? टर्मिनल। तो लिखेंगे in B2S6 in B2S6 in B2S6 terminal hydrogen atom can be substituted easily in B2S6 in B2S6 terminal hydrogen atom can be substituted easily, therefore it goes under substitution reaction. चलिए क्वेश्चन लिखेंगे एक। व्हेन लिखिए, हमें लिखिए व्हेन डाइवोरेन रिएक्ट विथ, डाइवोरेन मतलब B2S6। B2S6 का नाम आप लोग भूल गए होंगे, डाइवोरेन नाम होता है। क्या नाम होता है? डाइवोरेन। तो लिखेंगे व्हेन डाइवोरेन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, व्हेन डाइवोरेन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, then which of the following product is not obtained? Then which of the following product is not obtained? Then which of the following product is not obtained? आपके सामने ये 4 ऑप्शन लिखा गया है, डी हो जाएगा ना। क्योंकि भाई देखो यहाँ से 4 और 6 हाइड्रोजन थोड़ी नहीं निकल सकता है, क्लियर है ना? 2 हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकता है। एक हाइड्रोजन देखो, कौन सा हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है आसानी? टर्मिनल वाला। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में 6 हाइड्रोजन है तो एक टर्मिनल कर लग के एल्काइल ग्रुप लग सकता है, या तो 2 टर्मिनल हाइड्रोजन हटेगा 2 एल्काइल ग्रुप लगेगा, या तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हटेंगे 4 एल्काइल ग्रुप लगेगा। यहाँ में क्या हुआ है? 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्रिज वाला हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता ही नहीं। क्लियर है ना?
ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ाया था उसका नाम था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ में क्या होगा, जैसे मान लो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है और यहाँ में आप लोगों को मालूम है यहाँ में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है जिसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं, वहां में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है कि नहीं होता? क्या ये टर्मिनल वाला हाइड्रोजन और बोरॉन का बीच में जो बॉन्ड बना है, क्या वो पूरा इलेक्ट्रॉन से बना है कि नहीं बना है? बना है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है भाई? ब्रिज वाला हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ में दो बॉन्ड बना है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, लेकिन यहाँ में एक बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन कितना है? दो। तो जो मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ में अटैक करेगा? समझ पा रहे हैं ना? तो अटैक करेगा ब्रिज वाला हाइड्रोजन पे। कौन सा हाइड्रोजन पे? ब्रिज वाला हाइड्रोजन। क्योंकि बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है? बताइए। है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या इस पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ में अटैक करेगा? ब्रिज वाला हाइड्रोजन पे। कौन सा हाइड्रोजन पे? ब्रिज वाला हाइड्रोजन पे। तो जो बॉन्ड टूटेगा ना भाई, वो कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? ब्रिज वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। समझ पा रहे ना? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? टर्मिनल या ब्रिज वाला बॉन्ड? ब्रिज वाला बॉन्ड। और ब्रिज वाला बॉन्ड में थोड़ा सा ध्यान देना, ब्रिज वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। ठीक है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो उसका दो कंडीशन है, या तो क्लीवेज हमारा सिमेट्रिकल होता है, या तो क्लीवेज हमारा क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जनरली आपका जो रिएक्शन आएगा, जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है अमाइन का रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, अमाइन में दो प्रकार के ग्रुप होंगे, एक तो लोअर अमाइन, एक तो हायर अमाइन। लोअर अमाइन किसको बोलेंगे? अमाइन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, और ये है 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, और यहाँ में जो होता है वो CO भी जो होता है वो सेम रिएक्शन देता है। R3N का जो रिएक्शन होता है सेम एज इट इज होता है CO का भी रिएक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो एनसीईआरटी में दो ही रिएक्शन दिया है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला कि जो अमाइन होता है वो लोअर अमाइन होगा, हायर अमाइन होगा। लोअर अमाइन किसको बोलेंगे? NH3 RNH2 R2NH। ठीक है, जो हायर ग्रुप है उसको क्या बोला जाएगा? R3N। समझ पा रहे हैं ना? जब इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ में कराते हैं, किसके साथ में? B2H6 के साथ में, तो जो बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये लोन पेयर है? क्या ये लोन पेयर देने के लिए आएगा? समझ पा रहे हैं ना? तो ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ में जो क्लीवेज हो रही है वो कैसी हो रही है? एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल क्लीवेज। जैसे आप लोग पढ़ा होगा होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस, है ना? एसिमेट्रिकल क्लीवेज में हमेशा कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ में तो कार्बन है ही नहीं, लेकिन प्लस माइनस का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो जब हम B2H6 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इनके एसिमेट्रिकल क्लीवेज से क्या बनता है? BH2 प्लस, और क्या बनता है? BH4 माइनस। थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ये हमारा ब्रिज हाइड्रोजन है और इनकी क्लीवेज होगी, तो जब ये क्लीवेज होगी तो मान लो ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो बताओ यहाँ में क्या बनेगा? BH2, और यहाँ से क्या बनेगा? BH4। क्या बनेगा? BH4। अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या बोरॉन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 3। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन क्या इधर चला गया? तो जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है? प्लस। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है तो कौन सा चार्ज आता है? तो यहाँ में क्या बनेगा? देखो यहाँ में क्या बनेगा बताइए? BH2 प्लस, और यहाँ में क्या हो जाएगा? BH4 माइनस, है कि नहीं? तो क्या ये दो प्रकार का हमारा प्रोडक्ट बना, BH4 प्लस और BH4 माइनस? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। और ये आपने ऐसा टाइप का बॉन्ड को बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। ठीक है, ये क्लीवेज को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। फिर अभी आपका मन में जो डाउट होगा, अभी कुछ देर के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्यों नहीं हुआ, इसका सिमेट्रिकल क्यों नहीं हुआ, इसका अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं हुआ, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो अभी इसका क्लीवेज कौन सा है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? BH2 प्लस और BH4 माइनस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? बोरॉन कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकेंड। और सेकेंड पीरियड के मेंबर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं? क्या ये 4 बॉन्ड बना चुका है? क्या ये कितना बॉन्ड बनाया? क्या ये और इसको 2 बॉन्ड बनाना है कि नहीं है? तो जब इसकी रिएक्शन NH3 के साथ में कराएंगे तो यहाँ में मैक्सिमम अमोनिया कितना आ सकता है? 2। कितना आ सकता है? 2। यहाँ में मैक्सिमम 2, यहाँ में कितना आएगा? 2। क्या समझ पा रहे हैं ना? और वो जो दोनों अमोनिया आएगा वो क्या सेम बोरॉन पे जुड़ेगा? सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो ये इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? क्या हाइब्रिडेशन क्या है? sp। क्या है? sp। क्या 2 p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है? तो क्या इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल है और ये इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर लेके आएगा। तो क्या ये, या तो ये जो NH3 होगा वो सेम बोरॉन से जुड़ेगा, या ये प्राइमरी अमीन सेम बोरॉन से जुड़ेगा, सेकेंडरी अमीन सेम बोरॉन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अच्छा, मान लो यहाँ में ये जो बॉन्ड मैंने ब्रेक करा, क्या समझ पा रहे हैं ना? ये जो मैंने बॉन्ड ब्रेक करा, बताओ क्या ये सिमेट्रिकल क्लीवेज है या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है? बताओ, ब्रिज वाला बॉन्ड टूट रही है, टर्मिनल वाला बॉन्ड टूट रही है, ब्रिज वाला बॉन्ड। तो यहाँ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? BH3 BH3। क्या समझ पा रहे हैं ना?
और यहाँ में ध्यान देना, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज है, तो बताओ बोरॉन के पास कितना डब्बा खाली है? इसको क्या 3 बॉन्ड बनाना था? 3 बॉन्ड बनाया, क्या एक डब्बा खाली है? क्या इसके पास भी एक डब्बा खाली है? और ये जनरली कौन देते हैं? हायर वाले ग्रुप। कौन देते हैं? हायर वाले ग्रुप। समझ पा रहे हैं ना? जो अभी आपका दिमाग में डाउट आ रहा होगा, इसको अगर हम एसिमेट्रिकल तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सारी कंसेप्ट थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगी। बोलो क्लियर है ना? तो मान लो भाई इसके पास क्या एक डब्बा खाली होगा। अगर मान लो एक डब्बा खाली है तो बताओ ये ग्रुप इसके साथ में जुड़ेगा, ये ग्रुप इसके साथ में जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। लेकिन यहाँ में क्या था, जब एसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रही थी ना, तो जो हमारा NH3 ग्रुप है या प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है, दोनों ग्रुप, मतलब क्योंकि ये इसके पास 2 खाली डब्बा है, तो दोनों ग्रुप सेम बोरॉन पे जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ में दोनों ग्रुप अलग अलग बोरॉन पे जुड़ रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा बताओ, अगर मान लो इसमें ये वाला जो ग्रुप है हायर अमाइन वाला केस है, अगर मान लो इसका मैंने ब्रेकिंग सिमेट्रिकल करा, कैसे करा? सिमेट्रिकल करा, तो मतलब जो ग्रुप हमारा आएगा टर्सरी, इसको बोलते हैं टर्सरी अमीन, तो टर्सरी अमीन आएगा तो यहाँ में एक बार जुड़ेगा, यहाँ में एक बार जुड़ेगा। क्लियर है ना? अगर मान लो इसकी जो क्लीवेज है, हायर अमीन जो लिखा है, हायर जो ग्रुप लिखा है, अगर इसका क्लीवेज एसिमेट्रिकल किया जाए तो क्या बनेगा? बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लो मैंने इसका ब्रेकिंग जो कर दिया, एसिमेट्रिकल क्लीवेज किया, तो जब एसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो क्या बनेगा? बनने वाला है BH2 प्लस BH4 माइनस। समझने की कोशिश करिए। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर ऐसा होगा तो क्या ये तो बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है। क्या इसके पास 2 खाली डब्बा है? इसका मतलब जो हायर ग्रुप आएंगे, कौन सा ग्रुप? ये, क्या वो दोनों सेम बोरॉन से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो मान लो भाई यहाँ में आया, N के साथ में कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 3। क्या इसके साथ में भी कितने एल्काइल ग्रुप हैं? क्या? तो क्या एक बोरॉन पे जब 2 भारी भारी ग्रुप लगेगा तो दोनों के बीच में होगा स्टेरिक रिपल्सन। क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक हिंड्रेंस से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ में जो हैवी ग्रुप है, हायर ग्रुप है, उसको हम लोगों को हायर ग्रुप को डायरेक्टली एक बोरॉन पे जोड़ना है, दूसरा हायर ग्रुप को दूसरा बोरॉन पे जोड़ना है। जब सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो ऐसा होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ रही है वो एक ही बोरॉन पे 2 ग्रुप जुड़ रही है, तो यहाँ में NH3 का बीच में स्टेरिक रिपल्सन कम होता है। प्राइमरी अमीन होगा तभी भी कम होगा, सेकेंडरी होगा तभी भी कम होगा। लेकिन जब टर्सरी ग्रुप डालेंगे तो स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, जिसका वजह से मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए इसमें 2 प्रकार की क्लीवेज होती है, एक तो असिमेट्रिकल क्लीवेज और दूसरा सिमेट्रिकल क्लीवेज। समझ में आया नहीं आया? तो समझ में आ रही है ना कि कैसे क्लीवेज करानी है? क्योंकि बल्कि ग्रुप, ध्यान से देखना, इसको भारी ग्रुप क्यों बोला गया? क्या यहाँ से बताओ, एक H हटा के R लगा सकते हैं क्या? एक H हटा के R लगाएंगे तो ये बनेगा, एक H हटा के R लगाएंगे तो ये बनेगा। लेकिन एक H हटा के फिर R लगा दिए तो भारी ग्रुप बन गया। क्या यहाँ से H हटा के और R ग्रुप लगाया जा सकता है क्या? तो ये सबसे भारी ग्रुप है। और जब भी इसका क्लीवेज कराएंगे, जब इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ में कराएंगे, तो ये ग्रुप को कहाँ कहाँ देना है? एक बोरॉन पे देना है, दूसरा बोरॉन पे देना है। क्या समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसमें जब रिएक्शन कराएंगे तो बताओ यहाँ में तो बॉन्ड बनेगा नहीं, जो BH2 प्लस है इसी में क्या आ जाएंगे? 2 अमोनिया आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो इसकी रिएक्शन कराइए, NH3 की रिएक्शन इसके साथ में कराइए, तो क्या बनेगा? बोर्ड पे ध्यान देना। अरे ध्यान दे रहे हैं क्या आप लोग? अगर मान लो इसकी रिएक्शन कराना है, किसकी? NH3 की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं? B2H6 के साथ में करा रहे हैं। बोलो क्लियर है ना? बताओ ये लोअर ग्रुप है, हायर ग्रुप है? सिमेट्रिकल क्लीवेज या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो क्या B2H6 का अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो क्या बनता था? BH2 प्लस BH4 माइनस। क्या बनता था? जल्दी से बोलो। BH2 प्लस, हाँ रिस्पॉन्स, BH2 प्लस BH4 माइनस। क्या समझ पा रहे हैं? क्या इसके पास 2 डब्बा खाली हैं, तो क्या अमोनिया आएगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके पास 2 वैकेंट खाली ऑर्बिटल था, नाइट्रोजन आएगा, लोन पेयर देगा, तो यहाँ में 2 खाली डब्बा है, दोनों देगा, बॉन्ड यहाँ में बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो ये ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रिएक्शन के बारे में। मुझे लगा समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ में देखिए, यहाँ में जो क्लीवेज हो रही है, ये कौन सी क्लीवेज है बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल क्लीवेज। और जो इसमें क्या बन रहा है? BH2 प्लस, जो यहाँ में लिखा गया है, और यहाँ में क्या बनेगा? BH4 माइनस। और यहाँ में कौन सी क्लीवेज है? सिमेट्रिकल क्लीवेज है, और सिमेट्रिकल क्लीवेज में बनेगा BH3। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में जो हैवी ग्रुप आएगा, क्या वो दोनों सेम बोरॉन पे जुड़ेगा? क्या नहीं, एक ये बोरॉन में जुड़ेगा, दूसरा ये बोरॉन पे जुड़ेगा, ताकि रिपल्सन दोनों का बीच में क्या हो? कम हो। क्या समझ पा रहे हैं? तो ऐसी रिएक्शन होती है। कॉपी पहले एक लाइन लिखेंगे इन B2H6 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बाद लिखेंगे इन B2H6
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लो बनाना बॉन्ड, क्लोज ब्रैकेट, act as a site for nucleophile attack। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ में क्या बनेगा, बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ में बोरॉन है ना, और यहाँ में क्या आएगा, R3N आएगा ना। क्या इसके पास खाली डब्बा है? खाली डब्बा है क्या इसके पास? देखिए इधर देखिए भाई, क्या ये BH3 है? क्या इसके पास खाली डब्बा है? और कौन आ रहा है? R3N। क्या ये NR3 होगा? क्या इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? क्या ये खाली डब्बा में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो एक बार BH3 के साथ में ये बनेगा, दूसरा BH3 के साथ भी ये बनेगा, है कि नहीं? तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2। क्या वो सेम ही प्रोडक्ट 2 बार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कौन सा बॉन्ड है? क्या एरो का मतलब क्या है? ये इधर से इधर जा रहा है, कौन सा बॉन्ड बनाया गया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? CO also show same reaction। CO मतलब कार्बोनिल CO। ठीक है, मतलब जो R3N का रिएक्शन होता है वही एग्जैक्ट सेम कौन भी देता है? CO। समझ पा रहे हैं ना? CO का भी रिएक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए यहाँ में हमारा ये, क्योंकि यहाँ में इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, तो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा 2 तरीके से बॉन्ड टूटेगा, या तो एक सिमेट्रिकल टूटेगा, एक अनसिमेट्रिकल टूटेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ में ये बॉन्ड टूटेगा, ये या तो ये क्लीवेज को क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। मैं बोला था ना कि जब भी बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाना है, अगर वो एक बॉन्ड कम बनाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, और एक बॉन्ड ज्यादा बनाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो मान लो ये बॉन्ड टूटा, तो ये बोरॉन कितना बॉन्ड बना रहा है? BH2, तो क्या बनेगा? BH2 प्लस, है ना। और यहाँ में क्या हो जाएगा? BH4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बोरॉन कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकंड पीरियड का, और सेकंड पीरियड का मेंबर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो अगर इसके पास NH3 आएगा तो क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, मना कर देगा, मूड नहीं है ना रिएक्शन करने का। लेकिन क्या इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? अमोनिया आएगा। अच्छा बताओ, अमोनिया 50 आया, लेकिन ये कितने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर पाएगा? 2। और भाई कितने के साथ में? क्यों? क्योंकि खाली डब्बा भी कितना है? 2। तो ये इसके पास, इसको जरूरत कितनी अमोनिया की है? 2 भाई। तो इसके साथ में अगर NH3 आया, समझ पा रहे ना, तो 2 ही आ सकता है भाई। वो या तो एक्सेस भी लिखा होगा, तो रिएक्ट कितने अमोनिया के साथ में करेगा? 2 अमोनिया के साथ में, क्योंकि इसके पास 2 ही वैकेंट ऑर्बिटल है ना। तो मान लो इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये H2 लिखा है ना, तो इसके साथ में 2 NH3 चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि देखो BH2 का हाइब्रिडाइजेशन है sp, मतलब यहाँ में देखो एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल, ये तो हाइब्रिडाइजेशन चला गया, 2 वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? तो ये NH3, क्या इसके पास लोन पेयर है? लोन पेयर एक बार इसको इसमें देगा, और दूसरा अमोनिया आएगा तो अपना लोन पेयर इसको देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ में इसके साथ में कितना अमोनिया जुड़ सकता है? मैक्सिमम 2। तो ये प्लस होगा और ये एज इट इज रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसमें बात किया जाएगा, तो देखिए यहाँ में जो क्लीवेज है वो कैसा है। देखिए यहाँ में BH3 है, और मान लो एक BH3 के साथ में एक बल्कि ग्रुप आया R3N, एक BH3 के साथ में बड़ा ग्रुप जुड़ेगा, इस BH3 के साथ में बड़ा ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ना? तो यहाँ में एक बार ये इसके साथ में जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, फिर एक BH3 के साथ में दूसरा R3N जुड़ेगा तो एक प्रोडक्ट, तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा 2 बार। इसलिए क्यों 2 बार लिखने की जरूरत है? आगे में लिख दीजिए 2, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 बार बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ में लिखा होगा, मान लो डाइबोरेन B2H6 की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराते हैं, है कि नहीं? तो मान लो ये जो क्लीवेज होता है वो लो टेम्परेचर पे कराएंगे और एसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, तो बताओ प्रोडक्ट अभी तो बनाया गया था, और भाई एसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। हाँ, तो बोलिए क्या लिखा जाए? B2, बोलो B2H2, गलती मैंने लिखा, BH2 प्लस BH4 माइनस बनता ही नहीं बनता है? बताओ BH2 प्लस BH4 माइनस बनता है कि नहीं बनता है? कैटायन एनायन तो बनता है।
लेकिन क्या इसके पास 2 डब्बा खाली है? अमोनिया क्या लिखा है एक्सेस में? अरे भाई ये एक्सेस में हजारों अमोनिया क्यों ना हो, रिएक्ट तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही अमोनिया करेगा, क्योंकि इसके पास 2 खाली डब्बा है। तो बताओ प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं? लेकिन जब टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, हाई, तो जब टेम्परेचर होता है हाई तो रिएक्शन कुछ और होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, या तो इसको एक्सेस लिख सकता है या तो 1:2। क्या इसके लिए अमोनिया की कितनी जरूरत है? 2, क्योंकि इसके पास खाली डब्बा, तो क्योंकि ये टूटेगा BH2 प्लस और BH4 माइनस में, तो BH2 में ही 2 खाली डब्बा है, जिसका वजह से अमोनिया 2 ही आएगा। मतलब अमोनिया की रिक्वायरमेंट कितनी है, होगा भाई एक्सेस लिख सकता है या 1:2 लिख सकता है। समझ पा रहे हैं ना, मैंने दोनों तरीका से लिख दिया। अमोनिया की जरूरत सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, तो यहाँ में बनता है B3N3S6। क्या बनता है? B3N3S6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। B3N3S6 को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक, इसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? या इसको बोलते हैं बोराजीन। क्या बोलते हैं? बोराजीन। या इसको क्या बोलते हैं? बोराजोल। बोराजोल। समझ पा रहे हैं क्या? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 3 मोल लेंगे। क्या करेंगे? 3 मोल। तो क्या बनेगा? B3N3S6 कुछ होगा ना, तो ये बनेगा और बाकी जो हाइड्रोजन होगा वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? B3N3S6। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, इसको और हीट कर दिया जाए तो यहां से जानते हैं हाइड्रोजन गैस और निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो सब निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? B3N3। क्या बनेगा? तो इसको लिख सकते हैं BNX, लिख सकते हैं ना, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? बोरोन नाइट्राइड। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और या इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? बोराजोन। क्या बोलते हैं? बोराजोन। तो ध्यान देना, क्या फिर से ये रिएक्शन को बता दिया जाएगा, बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जानते हैं ना, हेक्सागोनल लेयर होता है कि नहीं? उसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर का जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर किसका होता है? BNX नाम होता है, बोरोन नाइट्राइड या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, या इसका क्या भी नाम होता है? बोराजोन। इसका नाम क्या है? बोराजीन। इसका नाम बोराजोल। समझ पा रहे हैं ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, पहला रिएक्शन में तो किसी को डाउट नहीं है। अब मान लो यहां में ध्यान देना, जब इसको हम लोग 3 मोल लेके हीट करते हैं तो कुछ ये बनता है B3N3। जब हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? B3N3S6। क्या बनता है? B3N3S6। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो अगर मान लो यहाँ में टोटल एटम, इस दोनों को कार्बन मान लिया जाए तो एटम कितना हो गया? 6। तो क्या C6H6 ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं? क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जिस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन का बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है ना? और ये जो होता है वो आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। बेंजीन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या नाम है इसका? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बेंजीन, ये कौन सा बेंजीन है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। और C6H6 क्या था? बेंजीन था। बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? इनऑर्गेनिक बेंजीन का रिएक्टिविटी ऑर्गेनिक बेंजीन से भी ज्यादा होता है। रीजन ये होता है ना कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ में जो बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ में जो आएगा ना, एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस चार्ज आएगा, जिसका वजह से किसी की रिएक्शन करना है तो रिएक्टिविटी आसान है। लेकिन उसमें क्या था? डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में था? कार्बन कार्बन के बीच में था। दोनों बॉन्ड कैसे हैं? नॉन पोलर, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी उससे क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। अगर इसको और हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा? B3N3, हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगा। तो B3N3 को लिख सकते हैं BNX। मतलब बहुत सारा लेयर ऐसा बना होता है। क्लियर है ना? इसका नाम होता है बोरोन नाइट्राइड या इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट या बोराजोन। कॉपी कर लीजिए रिएक्शन। एक्सेस, देखिए यहाँ में एक्सेस भी लिखा है ना, इसका मतलब आपको मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक्सेस दे देगा या 1:2 देगा। मतलब यहाँ में देखो ये सब रिएक्शन में ना NH3 2 ही मोल रिएक्शन करेगा। मान लो यहाँ में एक्सेस में है, यहाँ में अमोनिया कितना है? 50 मोल इंतजार कर रहा था इसके साथ में रिएक्शन करने के लिए, लेकिन अमोनिया का कितना मोल ही रिएक्शन कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। तो एक्सेस में भी लिखने का मतलब होगा कि अमोनिया 2 ही रिएक्ट कर रहा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यही मतलब है, या तो 1:2 देगा या तो हमारा क्या लिखेगा? एक्सेस में लिखेगा। क्या मैं देखो एक्सेस में लिखा था, अमोनिया तो हजारों था भाई। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसके पास खाली डब्बा कितना था? 2। तो कितने अमोनिया को लेगा? 2।
समझ पा रहे हैं ना, वो एक्सेस से जो रिएक्शन में करेगा वही तो है, लिखने के लिए तो एक्सेस लिख सकता है या 1:2 लिखेगा, आपको समझना है, ठीक है। मतलब अमोनिया की जरूरत सिर्फ और सिर्फ 2 की है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन की, तो फॉर्मूला क्या है इनऑर्गेनिक बेंजीन का, फॉर्मूला क्या है B3N3H6। क्या बोलिए B3N3H6। तो आपको 3 बोरॉन बनाना पड़ेगा, 3 नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा, 6 हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है ना भाई। अब बोर्ड पे ध्यान देना, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है या नहीं है। क्या बोरॉन 3 बॉन्ड बनाए, क्या मैंने बोला था बैक बॉन्डिंग। क्या एक के पास खाली डब्बा हो, दूसरा का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास देने के लिए हो, तो क्या वो देगा नहीं देगा। तो क्या इसका बताओ, यहाँ में क्या ये लोन पेयर यहाँ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या यहाँ में बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या यहाँ में बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या यहाँ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओपन किया जा सकता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जैसे कि जिस एक पे चार्ज आएगा प्लस, दूसरा पे चार्ज आएगा। अरे भाई प्लस चार्ज माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग क्या समझ रहे हैं, आया नहीं आएगा, आएगा। अच्छा देखिए, क्या ये नाइट्रोजन ने दिया है ना, तो क्या ये हमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन ने दिया तो प्लस, बोरॉन ले लिया तो माइनस। क्या नाइट्रोजन ने दिया तो क्या ये हमें डबल बॉन्ड ओपन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओपन करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, इस पे कौन सा चार्ज आएगा। क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ में होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज प्लस और यहाँ पे क्या होगा माइनस। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। क्या अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है कि नहीं है। क्या बेंजीन में भी ऐसा ही होता है क्या वहां में C6H6 होता है या में B3N3H6, क्या बेंजीन का जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो इसलिए इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोला जाता है। और ध्यान देना, ये जो बॉन्ड है वो पोलर पाई बॉन्ड है या पोलर बॉन्ड है या नहीं है। क्या यहाँ पे प्लस एक पे माइनस है कि नहीं है। प्लस माइनस से क्या समझ में आता है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दूसरा जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जब भी मान लो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, बताओ क्या इसमें जल्द सबसे पहले रिएक्शन होगी नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, समझ पा रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा बताओ, जो खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जहां में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, क्या वहां में इलेक्ट्रोफाइल जाके आराम से अटैक करेगा कि नहीं करेगा। प्लस चार्ज माइनस चार्ज का मतलब होता है एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो क्या ये रिएक्टिविटी ज्यादा है कि नहीं इसकी। लेकिन जब बेंजीन में बनाते हैं तो क्या वहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली होता है कि नहीं होता है। क्योंकि बॉन्ड कैसा है, पोलर या नॉन पोलर। क्या उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है कि नहीं होती है। इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन इसका बॉन्ड कैसा है, पोलर। कैसा है, पोलर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन और ऑर्गेनिक बेंजीन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड, रिस्पॉन्स पोलर बॉन्ड होता है। अब ध्यान देना, अब बताइए क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन फोन के साथ में अटैच होता है तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। क्या यहाँ में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में अटैच है क्या कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्या बैक बॉन्डिंग। क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, बताओ बैक बॉन्डिंग के बाद बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 नाइट्रोजन का, बोलो क्या लोन पेयर है क्या। एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव चार्ज आता है, लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इसका भी क्या होगा, तो sp2 मतलब सारे मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, प्लेनर है। तो मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अभी इस पे बात करेंगे। मान लो ये न्यूक्लियस, मान लो ये बीचों बीच देखो है कि नहीं। तीनों बोरोन को यहाँ में सेंटर से ज्वाइन करो। अरे समझ पा रहे हैं क्या तीनों बोरोन को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, एक ट्रिंगल बन रही है क्या। तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर का रिजल्टेंट को कैंसिल करेगा, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा बताओ, यहाँ में सेंटर से तीनों नाइट्रोजन को जोड़ो, उल्टा ट्रिंगल बना, तो उसका वेक्टर इसका वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या ही आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या डाइपोल मोमेंट 0 है क्या, 0 होने से मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। अच्छा बताओ, ये आइसो स्ट्रक्चरल, ये क्या है भाई, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 42 होता है, 42। अच्छा बताओ C6H6 होता है क्या, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 12, कितना इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई,
6, कार्बन में 6, 6 6 जा 36, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 42। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितना होगा 42। तो इसलिए ये क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ क्या है, बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन। समझ पा रहे हैं क्या, क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं क्या? तो नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन। Inorganic benzene is more reactive than organic benzene due to presence of polar pi bond. Due to presence of polar pi bond. Due to presence of polar pi bond. क्या यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। KHF2 में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? KHF2 में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक कोवेलेंट, हाइड्रोजन कोवेलेंट, ओ सॉरी 2 बार लिख दिया क्या? आयनिक हाइड्रोजन कोवेलेंट, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, आयनिक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट, KHF2। तो देखिए भाई, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जैसे कि ये पहले मालूम होना पड़ेगा कि KHF2 मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे देखो, ये होता है K प्लस F माइनस, ठीक है, K प्लस F माइनस HF, ऐसा ये एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं ना? तो K प्लस माइनस से जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। कौन सा बॉन्ड? और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं है? और यहाँ में प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड है, आयनिक कोवेलेंट आयनिक कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछेगा KHF2 में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये आपको मालूम होना चाहिए कि KHF2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K प्लस F माइनस HF के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग किसकी स्ट्रक्चर पढ़े थे? स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब हम बात करेंगे B2A6, सॉरी BH2 की। अच्छा बताइए, बोर्ड पे ध्यान देना है। देखिए BH2 जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में BH2 का होल ट्वाइस डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वेपर फेज में BH2 के पावर n होता है। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है? बताइए BH2 बेरिलियम sp, क्या है बताइए इसकी हाइब्रिडेशन? क्या ये डाइमर बना रहा है क्या? डाइमर, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल यूज किया होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एक से बढ़ेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या नहीं होगा? होगा।
क्या इसमें कौन सा सेंटर यहाँ में बताइए वेकेंट ऑर्बिटल का वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। बताओ साइड एटम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो बताओ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने होंगे ऐसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? 2। आइए इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग सॉलिड फॉर्म में, समझ पा रहे हैं ना? तो पहले बोर्ड पे ध्यान देना, BeS2 की बात करेंगे, ठीक है? तो बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना? अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लीनियर। क्या बताएंगे? लीनियर। अब लेकिन आप देखो क्या होगा, BeH2 है ना, BeH2 ऐसे लिखा जा सकता है BeH2 को, बोलिए लिखा जा सकता है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या ये जो बॉन्ड बना, क्या इस बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? बोलो बॉन्ड बना कि नहीं बना? बना। क्या इसके पास, देखो क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है, बोर्ड पे देखो समझ में आ रही है ना? क्या इसके पास खाली डब्बा है? खाली डब्बा है कि नहीं है? खाली डब्बा है। बोलेगा मेरा खाली डब्बा को यूज करो, ये भी सोचेगा मेरे पास खाली डब्बा है तो यूज कर लो, है कि नहीं? तो ऐसा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन बताओ ये हाइड्रोजन काफी चालाक था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। अगर मान लो ऐसा हुआ, ठीक है, तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ में आ जाए, है कि नहीं? और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ में, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ में आ जाए, है कि नहीं? तो क्या ये ब्रिज बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या ये हाइड्रोजन ब्रिज का जैसे काम करेगा कि नहीं करेगा? फोकस करिए केवल इस पे। ये देखो भाई, इसको देखो, यहाँ में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है? तो यहाँ में क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड है वो क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। कितने होंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? 2। तो अगर इसमें मान लो कहानी आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट। बताओ यहाँ में भाई देखो, यहाँ में जो बॉन्ड बना 1 इलेक्ट्रॉन से बना ना, क्या ये ब्रोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट हुआ? हाँ इनकम्प्लीट हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्या लिखा है? बी। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसे हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। sp3 कैसे हो जाएगा? sp2 ना होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्यों आप लोग एक्स्ट्रा बता दिए? sp2 होगा कि नहीं होगा? और sp2 पे ज्योमेट्री प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये है BeH2 का सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बताओ? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो 2 है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, तो लिख लीजिए ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे? आप किसकी स्ट्रक्चर बना रहे थे? BeH2 का होल ट्वाइस डाइमराइज के फॉर्म में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सॉलिड स्टेट में और गैसियस फेज में। समझ पा रहे हैं ना? वेपर फेज में, सॉलिड स्टेट और वेपर फेज। अच्छा बताओ, सॉलिड में और वेपर फेज में ना, तो याद रखना वेपर फेज में मॉलिक्यूल ज्यादा जुड़े होंगे ना, गैसियस फेज में सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल 2 ही होगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया भाई, देखिए इधर। अच्छा आप मुझे बताइए, सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है या गैस में ज्यादा अट्रैक्शन होता है? सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा ना जुड़ा होगा, तो जो पॉलीमर बनाएगा वो कौन सा फेज में बताएगा? सॉलिड स्टेट में। और वेपर फेज में क्या होगा बताइए? वेपर स्टेट में या वेपर फेज में मॉलिक्यूल कम जुड़ा होगा तो डाइमर बनाएगा। देखिए सॉलिड स्टेट में तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जुड़ा होगा तो समझ लेना कि वो सॉलिड स्टेट है। जब मॉलिक्यूल कम जुड़ा होगा तो समझ लेना कौन सा फेज होगा? गैसियस फेज या वेपर फेज, ठीक है? केवल ऊपर का ही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? समझ में आया ना ये? तो क्या ये सब स्ट्रक्चर नहीं भी बना के आप सारी कहानी बता सकते थे क्या? अगर मान लो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, अगर यहाँ में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वहां में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही होगा, है कि नहीं? और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होगा? 3 सेंटर। क्या इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा? क्या अभी तक कोई एग्जांपल पढ़ाया गया जिसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो?
अगर साइड एटम क्या आ जाए बताओ, क्लोरीन, तो क्लोरीन जब आएगा तो क्या उसके पास लोन पेयर देने के लिए होगा कि नहीं होगा? तो जब वो लोन पेयर देगा तो कहानी होगी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग BeCl2 का। आपको अब बताना है सॉलिड स्टेट, वेपर फेज। अच्छा, किस फेज में पॉलीमर बनाएगा, सॉलिड स्टेट या वेपर फेज? सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जुड़ा होगा, तो यहाँ में क्या लिखेंगे, BeCl2 की पावर क्या लिखेंगे, N। और ये डाइमर बना लेता है वेपर फेज में, तो क्या बनाएगा, BeCl2 की पावर क्या होगा बोलो, 2। समझ पा रहे ना? तो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या, sp। बताओ इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp। तो आप आराम से बता सकते हैं, है ना? आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ में लिखा है BeCl2, पहले हम लोग वेपर फेज की बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं, वेपर फेज। वेपर फेज में ये किस फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर के फॉर्म में। BeCl2 2 होगा। तो सबसे पहले यहाँ में देखो बेरिलियम, बैलेंसन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। क्या 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, बना लेगा ना? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp होगा ना? ठीक है। अब इसके पास क्या है, खाली डब्बा है। खाली डब्बा कितना है, 2 है। लेकिन डाइमर बनाएगा तो एक ही खाली डब्बा इस्तेमाल करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ही यूनिट से बढ़ाना है। क्या समझ पा रहे हैं आप? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? अब यहाँ में देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या इसके पास खाली डब्बा है? क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर देने के लिए है कि नहीं? क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या इसके पास खाली डब्बा है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है कि नहीं है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं? क्या इसके पास खाली डब्बा है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है कि नहीं है कि नहीं? तो ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब बताओ यहाँ में कितने सेंटर, 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना, 4 या 6? तो यहाँ में 4 या 6, 4 यहाँ में 2, यहाँ में 2 है ना? यहाँ में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया, क्लोरीन ने दिया। और यहाँ में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया भाई, क्लोरीन ने दिया। तो यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ में देखो, इसको पूरा ध्यान से देखो, ये है हमारा बनाना बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप ध्यान देना, बताओ यहाँ में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि ध्यान से सुनिए, बोरॉन है ना ये, क्या ये इसके पास 2 2 4 2 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो कहानी आप लिख सकते हैं यहाँ में। बताओ यहाँ में जो ये बॉन्ड बना वो क्या बना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं है? ऐसे कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? तो अगर आपसे बोला जाएगा नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो क्या बताएंगे, बोलो भाई। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2। बताओ मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 पे प्लेनर या नॉन प्लेनर, प्लेनर। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा बताओ इसके पास, अरे भाई ध्यान से सुनो, क्या इसके पास 2 डब्बा खाली है? अरे भाई 2 डब्बा खाली है कि नहीं है? पता नहीं क्यों है, क्या है, ओ हर बार बेरिलियम छूट जा रहा है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में sp है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ध्यान से सुनो, क्या ये बेरिलियम के पास 2 खाली डब्बा है ना? अगर एक लोन पेयर देगा, ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन था। अगर क्लोरीन एक लोन पेयर देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर और एक क्लोरीन इसको लोन पेयर देता तब ना जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन अभी बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। अगर दोनों क्लोरीन दोनों खाली डब्बा में लोन पेयर देगा तब जाके बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो किसमें होता है, पॉलीमेरिक। जब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में तब इनका स्ट्रक्चर में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका पॉलीमेरिक फॉर्म में। देखिए क्या होता है, PCl2N ऐसा लिखा होता है ना, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है।
अब बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अरे भाई कितना? 2। क्या ये ऐसा और ऐसा बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? अब देखो, क्या इसके पास खाली डब्बा है? क्या इसके पास लोन पेयर देने के लिए है कि नहीं? तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा? क्या इसने 2 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? बनाए है कि नहीं? बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन चुका है। क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या है? क्या इसके पास खाली डब्बा है कि नहीं? अब बताओ, बोर्ड पे ध्यान देना, ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि n है तो ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। क्या इसके पास एक और खाली डब्बा है कि नहीं? तो यहाँ में BeCl2 का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, तो क्या इसको लोन पेयर देगा कि नहीं देगा? देगा, है कि नहीं? यहाँ में बहुत सारे ये यूनिट एक दूसरे से जुड़े होंगे, यहाँ में बहुत सारा ये चेन थोड़ी ना कंटिन्यू खत्म हो रही है कि नहीं? तो क्या इसके पास एक खाली डब्बा है, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या ये लोन पेयर देगा कि नहीं देगा? क्या ये यूनिट ऐसे रिपीट होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे? होते रहेंगे। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, सेंटर कितना है? 3। कितना सेंटर है? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो क्या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है? ऐसे कितने हैं? ऐसे कितना होगा? 2 नहीं बता सकते हैं कितना। अगर ये कितना यूनिट जा रहा है, सब में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर आपसे केवल पूछा जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है? प्रेजेंट है। तो यहाँ में अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट है ना? पूरा ऐसे लिख देते हैं, प्रेजेंट है ना? और बताओ यहाँ में हाइब्रिड, अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? हाइब्रिडाइजेशन 2 वैकेंट ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, हाइब्रिडाइजेशन 2 यूनिट से बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट ऑक्टेट, है कि नहीं? क्योंकि भाई मान लो इसके पास ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट में हमारा जो है Al2Cl6 के बारे में बात करेंगे। ये NCERT में भी मेंशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बताइए यहाँ तक Al2Cl6 का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, है कि नहीं? क्या ये यहाँ में बताओ, ये जो कौन सा बॉन्ड है बताइए? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं है? आपको बताया गया था साइड एटम क्लोरीन है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, है कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट ऑक्टेट है ना? ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट होगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 प्लेनर या नॉन प्लेनर? अच्छा, यहाँ में अगर हम बात करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, क्या ये एंगल अल्फा है? क्या है? ये एंगल बीटा है। बॉन्ड एंगल बताइए। बॉन्ड एंगल, सारी कहानी वही है। बॉन्ड एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ। बताओ, एल्युमिनियम और क्लोरीन, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये क्लोरीन कौन सा वाला? टर्मिनल। एल्युमिनियम और क्लोरीन ब्रिज वाला, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ब्रिज वाला का बॉन्ड लेंथ हमेशा टर्मिनल से ज्यादा ही होता है, याद रखेंगे। क्या ये कॉपी हो चुका है? कुछ भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं I2Cl6 की। किसकी बात करते हैं? I2Cl6 के। अब बताओ, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ICl3 का होल ट्वाइस? बोलिए,
आयोडीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? 7। क्या 3 बॉन्ड बना लिया क्या ऐसे? क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं बचा है? बचा है। तो बताओ यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से डाइमराइजेशन होगा या वैकेंट ऑर्बिटल का थ्रू? क्या अनपेयर्ड का पेयरिंग? क्या यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है भाई? लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अनपेयर्ड का मतलब ऐसा होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ में बताइए हाइब्रिडाइजेशन होगा और साइड एटम क्लोरीन है, तो बताओ इसमें कौन सा सेंटर, कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये क्लोरीन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या ये है कि नहीं? तो बताओ ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड? बताओ 3 सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है कि नहीं? अच्छा बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए? 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक यूनिट से बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? sp3d2, है कि नहीं? बताइए यहाँ में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, कैसा होता है? प्लेनर। समझ पा रहे हैं ना? क्या वही सेम कहानी, बॉन्ड एंगल बाहर का अंदर से ज्यादा ही होगा? अच्छा बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या ऑक्टेट एक्सपेंडेड ऑक्टेट है? क्या यहाँ में भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट था? ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था क्या शुरुआत में ही? तो बताओ अगर वो और इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंडेड होगा है कि नहीं होगा, या नहीं होगा? तो ये है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। चलिए बच्चों, यहां तक आज की क्लास में समाप्त होती है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। किसके साथ में? शुद्ध जल के साथ में रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग।